सामाजिक न्याय का और क्या महत्व है हमारे लिए, और ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर हम इसकी महत्ता को समझ सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है ताकि सबको सस्ती कानूनी व्यवस्था एवं निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया का अवसर दिया जा सके। सस्ती कानूनी व्यवस्था का ही नहीं, सस्ती कानूनी व्यवस्था, और साथ ही निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया। कानूनी व्यवस्था से ताल्लुकात है कि यदि दुर्भाग्य से न्याय के लिए हमें कचहरी जाना पड़े, न्याय के लिए हमें माननीय जजों के पास कोर्ट आदि जाना पड़े, तो उसका जो खर्च है उसको वहन करने के काबिल हों ये नीचे के तबके के लोग। और ये तभी संभव है जब वही धारणा जिसे मैं सामाजिक न्याय कह रहा हूँ वो धारणा लेकर शासन चल रहा हो। शासन के लिए ज़रूरी होता है कि वो ऐसे तबके के लोगों को सस्ती कानूनी व्यवस्था मुहैया कराए, और इसके साथ ही ऐसी व्यवस्था भी जो निष्पक्ष हो, जो इस बात को ना देखे, इस बात को मद्देनज़र रखकर न्याय ना करे कि वे किस वर्ग के हैं, किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, आदि आदि। यदि ये कानूनी प्रक्रिया कठिन होगी, जटिल होगी, कॉम्प्लेक्स होगी, तो निश्चित रूप से गरीब तबके के लोगों को, निम्न अनपढ़ तबके के लोगों के लिए तो न्याय पाना असंभव हो जाएगा। न्याय केवल उन लोगों की पूंजी हो जाएगी जिनके पास धन है। ऐसी स्थिति में सामाजिक न्याय की अवधारणा, सामाजिक न्याय का महत्व समझ में आता है, और ऐसी स्थिति में शासन निर्धन को निष्पक्ष न्याय देने के लिए विभिन्न तरीके के प्रयास करता है, विभिन्न तरीके के प्रावधान करता है। पुनः इंदिरा गांधी की यदि बात करें तो उन्होंने कहा था कि एक विकासशील देश में सामाजिक न्याय के लिए सरल, सस्ती और शीघ्र कानूनी व्यवस्था जरूरी है। सरल, सस्ती और त्वरित गति से निर्णय देने वाली व्यवस्था। ऐसा नहीं जो वर्षों तक जहां पर चलता रहे और न्याय मिलने में कई वर्ष निकल जाएं। ऐसा न्याय किस काम का जो बहुत विलंब से मिले। ऐसी स्थिति में ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है। सरल, सस्ती और त्वरित गति से, जल्दी, शीघ्र मिलने वाली ऐसी व्यवस्था हम बनाएं जिससे कि न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता पर भी आंच न आए। निष्पक्षता का अर्थ कि निर्णय, जजमेंट जो भी हो उसमें किसी प्रकार का किसी के पक्ष लेने की बू ना आए। इसीलिए शासन ने ऐसे कमज़ोर लोगों के लिए, कमज़ोर लोगों को न्याय दिलाना सुनिश्चित करने के लिए ऐसे कई प्रावधान किए हैं। और ये प्रावधान किस तहत किए हैं? वही सामाजिक न्याय को ध्यान में रखकर, सामाजिक न्याय को मद्देनज़र रखकर किस तरह से इन गरीब लोगों को न्याय व्यवस्था में मदद की जाती है, इसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे मुफ्त कानूनी सहायता देना। सरकार ने ऐसे कुछ सेल्स, ऐसे कुछ कोष्ठ बनाए हैं जहां पर वकीलों के द्वारा मुफ्त में इन लोगों को कानूनी सहायता मिलती है, ऐसे लोगों को। और राज्यों में तो लोक अदालतों का प्रावधान है। लोक अदालत पर हम विस्तार से न जाएं, पर इतना आप समझ लें कि लोक अदालत ऐसी व्यवस्था है जो समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए, जिसके द्वार खुले हैं और जहां पर ये आवश्यक नहीं है कि आप एक खर्चीली प्रक्रिया से गुजरें। उसके निर्णय भी बड़े त्वरित होते हैं और निष्पक्ष होते हैं। तो इसलिए मुफ्त कानूनी सहायता योजना, लोक अदालत की स्थापना और कानून के सामने सबको समान नज़रिए से देखना, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सब किस बात पर आधारित है? सामाजिक न्याय पर ही। तो सामाजिक न्याय की महत्ता यदि बनाए रखी जाए, अक्षुण्ण रखी जाए, तभी हम सस्ती कानूनी व्यवस्था,
त्वरित कानूनी व्यवस्था, निष्पक्ष कानूनी व्यवस्था और साथ ही साथ सरल कानूनी व्यवस्था हम दे सकते हैं। सामाजिक न्याय की महत्ता को लेकर, सामाजिक न्याय के महत्व को लेकर अगला बिंदु है कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। सार्वजनिक स्वास्थ्य, व्यक्तिगत स्वास्थ्य नहीं, सोशल हेल्थ के लिए आवश्यक है। परिवार नियोजन के कार्यक्रम, निःशुल्क टीकाकरण जो वर्तमान में चल रहा है कोरोना काल में, और इसके अलावा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, मोहल्ला अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, बच्चों के लिए पौष्टिक आहार जो मुफ्त में विभिन्न स्कूलों में दिया जाता है, शासकीय स्कूलों में, और जीवन रक्षक दवाओं के मूल्यों पर नियंत्रण। जो दवाइयाँ अन्यथा बड़ी महंगी होती हैं, उनके मूल्यों पर नियंत्रण रखते हुए सरकार सुनिश्चित कर रही है कि समाज के विभिन्न वर्गों को, सभी वर्गों को ये सुविधाएं मिलें। ये आखिर सरकार ऐसा कर क्यों रही है? सरकार क्यों मूल्य नियंत्रित दवाइयाँ उपलब्ध करा रही है? सरकार क्यों पौष्टिक भोजन मुफ्त में गरीब स्तर के बच्चों को देने का प्रावधान कर रही है? सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाकर छोटे परिवार पर जोर देने का प्रयास क्यों किया है? ये सब के पीछे, या सरकार ने अभी वर्तमान में निःशुल्क टीकाकरण का प्रावधान क्यों किया है? क्योंकि इन सब पर, स्वास्थ्य के इन मुद्दों पर जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं, उनके लिए संभव नहीं है कि ये सब सुविधाएं उनको मिले, और शायद वे कल्पना भी नहीं कर सकते कि उनके पास इतना धन हो कि वे समय पर अपनी दवा दारू कर सकें, पौष्टिक भोजन की व्यवस्था अपने बच्चों के लिए कर सकें। कोरोना में जैसे निःशुल्क टीकाकरण हो रहा है, वे लोग टीकाकरण नहीं कराएंगे क्योंकि उनके पास धन नहीं है। सरकार ने यदि उस पर शुल्क रखा 500 या 700, 1000 रुपये टीकाकरण के लिए, प्रति टीके के लिए, तो ये जो आर्थिक रूप से विपन्न वर्ग है वो क्यों जाएगा टीका कराने? वो तो 2 जून की भोजन के जुगाड़ में रहते हैं, उसकी व्यवस्था में वो खून पसीना बहाते हैं, टीकाकरण की बात ही दूर। लेकिन यदि वे टीकाकरण नहीं करते हैं, यदि उनके बच्चे पौष्टिक भोजन नहीं करते हैं, यदि वो लोग शिक्षित नहीं होते हैं, तो इसका खामियाजा समाज के संपन्न वर्ग को भी भुगतना पड़ता है। स्वास्थ्य के मामले में तो बिल्कुल तय है कि यदि इन लोगों ने टीकाकरण नहीं किया तो क्या हम लोग सुरक्षित हैं कोरोना से? नहीं। उसी प्रकार यदि इन लोगों को पौष्टिक भोजन नहीं मिला तो निश्चित रूप से इनके गिरते हुए स्वास्थ्य से होने वाली बीमारियों का असर समाज के अन्य तबके पर भी पड़ेगा। इसलिए भी सामाजिक न्याय के तहत शासन सुनिश्चित करता है कि इस तबके के लोगों का उद्धार हो, स्वास्थ्य के मामले में भी इनके साथ न्याय हो, स्वास्थ्य के मामले में भी इनके संबंध में कानून बनाए जाएं, प्रावधान किए जाएं ताकि इनके स्वास्थ्य में सुधार हो। तो इसीलिए सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात की गई है। सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर यदि अमल करना है तो जरूरी है कि सामाजिक न्याय की परिकल्पना वहाँ पर स्वीकार्य हो उस जगह में। अंतिम बिंदु सामाजिक न्याय के महत्व को लेकर कि सामाजिक न्याय आखिर क्यों, ये परिकल्पना क्यों इतना जोर पकड़ी है? नैतिक न्याय नहीं और ऐसे ही धार्मिक न्याय नहीं, ये सामाजिक न्याय की बात हो रही है। तो आखिर क्यों इतना जोर है? उसके लिए एक और बिंदु है, शिक्षा और संस्कृति के विकास के लिए भी जरूरी है। शिक्षा और संस्कृति के विकास के लिए भी आपने सुना होगा कि बहुत प्रसिद्ध उक्ति है
कि यदि कोई परिवार में एक बच्चा अशिक्षित हो जाता है, रह जाता है, तो कई जनरेशन बर्बाद कर देता है। एक माँ अशिक्षित रहती है तो कई जनरेशन बेकार हो जाती हैं, क्योंकि एक अशिक्षित माँ या अशिक्षित व्यक्ति समाज के लिए एक उचित नहीं है, विकसित समाज के लिए, विकासशील समाज के लिए उचित नहीं है। वह समाज पर बोझ बन जाता है। और इस प्रकार यदि हजारों बच्चे अशिक्षित होकर युवा हुए तो आप कल्पना करिए ऐसे अशिक्षित युवा देश के किस काम के होंगे और क्या वे लोग गलत दिशा में नहीं बढ़ेंगे। इसीलिए सामाजिक न्याय, और ये होता क्यों है, ये माँ अशिक्षित क्यों रह गई या बहुत सारे बच्चे अशिक्षित क्यों हो गए, क्यों वे स्कूल नहीं गए, ऐसी क्या बात थी कि वे स्कूल जाने से वंचित हो गए। क्या उनकी इच्छा नहीं थी? इच्छा तो रही होगी, उनके माँ बाप की भी इच्छा रही होगी कि हमारे बच्चे पढ़ें लिखें, लेकिन ऐसी क्या बात थी कि वे शिक्षा नहीं ले पाए। और शिक्षा की बात तो दूर, आधारभूत शिक्षा से भी वंचित हो गए, जिसे हम 3 R's कहते हैं, रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, लिखना, पढ़ना और हल्का फुल्का गणित, अंक गणित। कारण केवल ये है कि उनके पास वो आर्थिक मादा नहीं है, उनके पास वो आर्थिक मादा नहीं है, आर्थिक संबल नहीं है जिसके बल पर वे अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेज सकें या खुद पढ़ लिख सकें। तो और परिणाम क्या होगा इसका, समाज में इम्बैलेंस बढ़ता ही जाएगा। शिक्षित बनाम अशिक्षित, ये अशिक्षित लोग बेरोजगार रहे चले आएंगे, मजदूरी करते चले आएंगे और विभिन्न अपराधों में लिप्त रहते चले आएंगे। तो यदि उनको अपराध से दूर करना है, यदि उनको समाज की मुख्य धारा में लाना है, तो आवश्यक है कि ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे वे शिक्षित हों। और ये तभी संभव है जब सामाजिक न्याय की परिकल्पना वहाँ जोर पकड़ी हुई हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए विभिन्न तरह के हॉस्टल खोले गए हैं, उनके लिए अलग से शिक्षा का प्रावधान किया गया है। एकलव्य विद्यालय की परिकल्पना इसी के तहत की गई है, उनकी शिक्षा के विकास के लिए। और साथ में भारत में जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के अलावा, उनमें रुचि बढ़ाने के लिए तमाम तरह की छात्रवृत्तियों का भी प्रावधान किया गया है। ये छात्रवृत्तियां ऐसे बच्चों को आर्थिक संबल देती हैं, सुनिश्चित करती हैं कि गांव के अंदर का बच्चा यदि मेधावी है, पढ़ाई में अच्छा है, तो उसे सतत अवसर मिलता रहे और वो अवसर बनाता रहे। इसी का परिणाम है कि आज अंदरूनी इलाकों से बहुत से बच्चे यूपीएससी की परीक्षाओं में, इंजीनियरिंग की परीक्षाओं में, मेडिकल की परीक्षाओं में सफल होकर आगे बढ़ रहे हैं। और ये क्यों संभव हुआ? क्योंकि सामाजिक न्याय की महत्ता को समझते हुए सभी तरह के प्रावधान सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। शिक्षा की उपलब्धता एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है सामाजिक न्याय के तहत। इसके अलावा छत्तीसगढ़ शासन में ही आप देखिए कि स्कूलों में, शासकीय स्कूलों में लड़कियों को साइकिल दी जा रही हैं, मुफ्त में साइकिल, मुफ्त में उनको गणवेश, यूनिफॉर्म दिया जाता है, किताबें दी जाती हैं, ताकि इस बहाने निर्धनता उनके अध्ययन में आड़े ना आए, यह सुनिश्चित किया जाता है। तो ये जो सारे प्रयास हैं, ये प्रयास जो हो रहे हैं, वे किस लिए? ताकि शिक्षा और संस्कृति का विकास हो। और शिक्षा और संस्कृति का विकास तभी संभव है जब हम सामाजिक न्याय की परिकल्पना में विश्वास करते हों। संस्कृति के विकास के लिए भी सरकार ने विभिन्न तरीके के कार्यक्रम किए हैं, विभिन्न तरीके के प्रावधान किए हैं। उदाहरण के लिए हम छत्तीसगढ़ की ओर ही देखें, छत्तीसगढ़ में विभिन्न तरह की संस्कृतियां पनपती हैं। इन संस्कृतियों के विकास के लिए, खासकर जो अंदरूनी इलाकों की संस्कृति है, वहाँ के रहने वालों की अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सरकार ने कई तरह के कार्यक्रम बनाए हैं। चाहे उनके लिए उन दिनों में छुट्टियों का प्रावधान किया हो, या उनके त्योहारों को शासकीय त्योहारों के रूप में मनाने का प्रावधान किया हो, या
वहाँ के कुछ प्रसिद्ध लोगों के नाम से कुछ पुरस्कारों की घोषणा की गई हो, आदि आदि। उनके द्वारा जो अंदरूनी इलाकों में अपनी संस्कृति के तहत आदिवासी लोग या क्षेत्रीय लोग जो वस्त्र पहनते हैं, उन वस्त्रों को दूसरे क्षेत्र में बिक्री के लिए पहुंचाने का प्रावधान, सरकार के द्वारा ऐसे लघु उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को महत्व देना और उसके लिए विशेष प्रयास करना, सब्सिडी देना, ये सब तभी संभव है जब हम सामाजिक न्याय की परिकल्पना में विश्वास करें, सामाजिक न्याय के महत्व को समझें। तो इस प्रकार ये 10 बिंदु इस बात के स्पष्ट परिचायक हैं कि सामाजिक न्याय हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। सामाजिक न्याय के महत्व में इन 10 बिंदुओं को देखने के बाद हम समझ सकते हैं कि वर्तमान जो आधार है न्याय का, सामाजिक न्याय, वह अन्य आधारों से या पुराने समय के विचारों से बदला हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ आधार है सामाजिक न्याय, सबका विकास। दैट इज व्हाट, यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सामाजिक न्याय की परिभाषा हमने समझी और सामाजिक न्याय के महत्व को भी हमने समझा कि आखिर सामाजिक न्याय हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। और अब तक आप समझ गए होंगे या मान लिए, विश्वास कर लिए होंगे कि हाँ, सामाजिक न्याय ही सर्वश्रेष्ठ तरीका है समाज को गतिशील बनाने का, आगे ले जाने का। लेकिन एक और जहाँ सामाजिक न्याय की महत्ता को दिन ब दिन समाज ज़्यादा से ज़्यादा समझ रहा है, बेहतर समझ रहा है, एक समस्या बनी हुई है कि वो न्याय किस तरह का, कैसे, उसका आधार क्या हो। जब बात करते हैं कि न्याय देने के लिए क्या समस्याएं सामने आती हैं, क्या बाधाएं आती हैं, तो एक बात बड़ी स्पष्ट है कि सामाजिक जीवन के अंतर्गत विभिन्न व्यक्तियों या समूहों के प्रति वस्तुओं, सेवाओं, अवसरों, लाभों, शक्ति और सम्मान आदि के आवंटन का उचित तरीका क्या है। मैं पुनः दोहरा दूं कि सामाजिक जीवन के, मैं बात कर रहा हूं न्याय के लिए समस्या क्या है। आखिर न्याय के रास्ते क्या चीज़ आड़े आती है। न्याय देना इतना कठिन क्यों है, और न्याय एक कठिन चीज़ है, ये इस बात से साबित है कि हजारों साल से इस पर विचार विमर्श, चिंतन होता रहा है, परिभाषित होता रहा है और परिभाषा का आधार भी बदलता रहा है। वर्तमान स्थिति में जहां हमने बात की थी वितरणात्मक न्याय, आपको याद होगा मैंने कुछ देर पहले कहा था अपने दूसरे वीडियो में, वितरणात्मक न्याय की चर्चा की थी। वितरण, समस्या ये आ रही है न्याय के लिए कि ये जो विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के प्रति हम चीज़ों को बांटे कैसे, बांटने का आधार क्या हो। क्या ये आधार हो कि एक व्यक्ति के पास मात्र 0 पैसा है इसलिए उसको 5 लाख दे दिया जाए, समाज के अन्य लोगों के पास औसतन 5 लाख है। क्या ये आधार हो कि वह अशिक्षित है या 5वीं तक पढ़ा है या कॉलेज पढ़ा हुआ है, या ये आधार हो कि वह इस तबके का है, समाज के इस वर्ग का है, इस जाति का है, इस धर्म का है। तो एक बहुत बड़ी समस्या जो सामने आती है वो ये है कि इन वस्तुओं का, दायित्वों का, लाभ का या अवसरों का या सेवाओं का या बाध्यताओं का भी आवंटन करने का आधार क्या हो। ठीक उसी प्रकार न्याय के लिए जरूरी क्या है। आखिर जब न्याय की कुछ समस्या है तो न्याय देने के लिए
आवश्यक क्या है। आधार की यदि हम बात करें, आधार क्या हो, तो एक मोटी मोटी सहमति इस बात पर बनी है कि न्याय के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि सभी व्यक्तियों की गरिमा स्वीकृत हो, उसमें सबकी गरिमा बनी रहे। गरिमा का अर्थ क्या है? गरिमा का अर्थ है सबका अपना जो संबल है, सबका अपना जो गौरव है वह बना रहे। इसके साथ ही न्याय का दूसरा आधार गरिमा के साथ अवसर, अवसर, सबको समान अवसर। समानता के अधिकार के तहत अवसर की बात होती है, अधिकारों के तहत भी अवसर की बात होती है, स्वतंत्रता की बात करते हैं तो भी अवसर की बात होती है। इसलिए अवसर बहुत महत्वपूर्ण है। तो सभी को, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी विकास के लिए, अपनी प्रतिभा के विकास के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अवसर मिले, ये जरूरी है। न्याय देते समय ये सोचना जरूरी रहता है। एक न्यायाधीश के लिए आवश्यक है सोचना ये बिंदु कि क्या वो सबकी गरिमा को रखता है न्याय देने से पूर्व, और साथ ही क्या उसको विकास का अवसर देता है। और तीसरा कि सबको बराबर अवसर दे, सबको बराबर, सभी व्यक्तियों को समुचित और बराबर अहमियत मिली हो। उच्च वर्ग, क्योंकि कोई व्यक्ति उच्च वर्ग का है इसलिए उसके साथ अन्याय हो जाए, ये उतना ही गलत है जितना कि निम्न वर्ग के व्यक्ति के साथ केवल इसलिए कि वह निम्न वर्ग का है इसलिए न्याय हो जाए, ऐसा नहीं। यहाँ पे न्याय की परिभाषा फिर बदल जाती है। निम्न वर्ग का होने के नाते उसके साथ हम कुछ ऐसा निर्णय ले लें जिससे कि दूसरे वर्ग का अहित तो मैं नहीं कहूँगा, पर दूसरे वर्ग की गरिमा पर ठेस पहुँचे, समानता पर ठेस पहुँचे, तो वह भी उचित नहीं है। तो इसलिए न्याय के लिए ये तीन तत्व बड़े आवश्यक हैं: गरिमा, अवसर और सभी व्यक्तियों को बराबरी की अहमियत, महत्ता सबकी हमारे लिए एक जैसी हो। सभी को बराबरी की अहमियत देना, सभी के साथ समान बर्ताव करना, समान लोगों के प्रति कैसा बर्ताव करना, ये भी न्याय का मुद्दा है, न्याय देने के आधार का मुद्दा है। यदि समान लोगों के प्रति समान बर्ताव, आप पढ़ने की, समझने की कोशिश करेंगे, समान लोगों के प्रति समान बर्ताव, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मनुष्य होने के नाते सभी व्यक्तियों में कुछ न कुछ समान चारित्रिक विशेषताएं हैं। सभी व्यक्तियों में विशेषताएं हैं, क्योंकि सब लोग मूल रूप से आखिर मनुष्य ही हैं। तो आधार क्या हो? मानव होना। अधिकार की यदि बात करें तो समान बर्ताव में समानता, स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार सबको समान है। और आवश्यक बिंदु क्या है कि वर्ग, जाति, नस्ल, इसके आधार पर भेदभाव न हो। ये समान लोगों के प्रति समान बर्ताव के तहत ये बिंदु निहित हैं। समान लोगों के साथ समान बर्ताव, इसको सोचते समय ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि कुछ लोगों की विशेष ज़रूरतें होती हैं, कुछ ऐसे वर्ग हो जाते हैं जिनकी कुछ विशेष ज़रूरतें होती हैं, और वहाँ पर समान लोगों के साथ समान बर्ताव का ख्याल रखते हुए हमें उनमें से कुछ लोगों की विशेष ज़रूरतों की ओर ध्यान देना ज़रूरी है। केवल ये कह लेना कि समानुपातिक न्याय से पूर्ण न्याय मिल जाएगा, ये गलत है। समानुपातिक न्याय अर्थात जिस अनुपात में उस वर्ग के लोग हैं उस अनुपात को ध्यान में रखते हुए न्याय देना, ये गलत है। इससे पूरा न्याय नहीं मिलेगा। उसी प्रकार जो लोग महत्वपूर्ण संदर्भों में समान नहीं, उनके साथ
अलग ढंग से व्यवहार करना जरूरी है, अर्थात विकलांग वर्ग, अर्थात बहुत निम्न श्रेणी का जो वर्ग है, जो अपने आप हजारों वर्ष के शोषण के कारण उठ नहीं पा रहा है, तो खास मुद्दों में उनके साथ अलग ढंग का बर्ताव जरूरी है। विशेष ज़रूरतमंद को ख्याल में रखकर न्याय देने की बात करना, ये विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल रखने की शब्द देखिए, समान लोगों के साथ समान बर्ताव, और यहाँ अब क्या है, विशेष ज़रूरतों के विशेष ख्याल। ये विशेष ज़रूरतें मतलब जो अत्यधिक शोषित लोग हैं, जो सुनिश्चित हो गया है कि अपने बल पर नहीं आ सकते सामने, विकलांग, शारीरिक रूप से जो किसी तरीके से शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, वे लोग। उसके अलावा ऐसे अंदरूनी इलाके के लोग जिनकी पहुंच से शासन व्यवस्था के सारे प्रावधान कोसों दूर हैं, तो ऐसे विशेष लोगों के लिए विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल रखना ज़रूरी है। मैं बात कर रहा था कि न्याय के आधार को लेकर कई बार सहमति नहीं बन पाती, न्याय का आधार क्या हो, और उसी मुद्दों पर आगे चलते हुए हमने देखा कि विशेष ज़रूरतें जिनको हों उनके लिए विशेष प्रावधान किया जाए, और यही सामाजिक न्याय के तहत आने वाला विषय है। पर यहाँ भी एक समस्या है। समस्या ये है कि ये कौन बताएगा कि विशेष ज़रूरतें कौन सी हैं, किन्हें विशेष ज़रूरतें माना जाए, और इसको परिभाषित करना या इसको रेखांकित करना एक बड़ा दूभर कार्य है। इसमें सहमति नहीं बन पाती। एक वर्ग कहता है कि दूसरे वर्ग के बारे में कि ये उनकी विशेष ज़रूरत है, लेकिन हो सकता है एक और तीसरा वर्ग हो जो कहता है ये विशेष ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि विशेष ज़रूरत की बात पर सहमति हो जाए तो हम लोगों को या शासन को उसका जो आर्थिक व्यय है वो वहन करना पड़ेगा उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो इस मुद्दे पर लेके बहुत बार सहमति असहमति बनती है कि विशेष ज़रूरतें क्या हैं, उसका आधार क्या है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि जीवन के जो न्यूनतम मानक हैं, न्यूनतम का अर्थ क्या हुआ, सबसे कम ज़रूरतें क्या हैं, और ऐसे सबसे कम अवसर क्या हैं। न्यूनतम अवसर, हम लोग कहते हैं ना बार बार कि ये ज़रूरी है कि सबको समान अवसर मिले। हम लोग साथ में ये भी कहते हैं कि न्यूनतम बेसिक लिविंग के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उसको मिले। तो जब इस बात पर सहमति होती है, या इस बात पर सहमति तो है कि आधारभूत चीज़ें उनको मिलनी चाहिए, इस बात पर सहमति तो है कि उन्हें अवसर मिलना चाहिए, पर किस बात पर सहमति नहीं है, कौन से अवसरों को आधारभूत अवसर माना जाए, किन चीज़ों को बेसिक आवश्यकताओं की कैटेगरी में रखा जाए। इसलिए जीवन के न्यूनतम मानक और अवसरों के प्रावधान के बीच सामंजस्य बैठाने में बड़ी कठिनाई हो रही, और यही एक समस्या सतत रूप से बनी हुई है। इन बातों का जिक्र इसलिए किया जा रहा है कि आगे हम आएंगे एक ऐसी परिभाषा पर जो सर्वकालीन तो नहीं है बल्कि नई है, लेकिन नई परिभाषा होते हुए भी वह सर्वमान्य नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्वीकृत परिभाषा है। तो ये जो बातें हो रही हैं ये उसी की एक तरीके से भूमिका है कि आखिर क्या बात है कि सामाजिक न्याय पर सहमति नहीं बन पा रही है, आखिर क्या बात है कि सामाजिक न्याय के आधार पर सहमति नहीं बन पा रही है और समाज का एक तबका वंचित रह जाता है। जहाँ
न्याय का आधार क्या हो, यह एक समस्या है, उस पर असहमति है। वहीं वितरण का आधार क्या हो, चाहे वो सेवा का वितरण हो, लाभ का वितरण हो, संपत्ति का वितरण हो, इस पर भी असहमति बनी हुई है। लेकिन इस बात पर सहमति है कि वितरण हो तो न्यायपूर्ण हो। बड़ा रोचक है ये। इस बात पर तो सहमति है कि न्याय देना चाहिए, इस बात पर सहमति है कि सामाजिक न्याय हो, इस बात पर सहमति है कि जो बंटवारा है वितरणात्मक न्यायपूर्ण हो। तो न्यायपूर्ण बंटवारा क्या है, इसके कुछ बिंदु बस हम दिमाग में बैठा लें, क्योंकि आगे आने वाले विषय पर इसका असर पड़ता है आपकी सोच में। इसलिए न्यायपूर्ण बंटवारा तो करना चाहिए सरकार को। बंटवारे का अर्थ उसको बांटना, गरीबों में, ज़रूरतमंदों में, विशेष वर्ग पर आदि। लेकिन किस रूप में हो, कैसे हो, इस पर सहमति नहीं हो पाती। लेकिन उसके बाद भी कुछ बिंदु पर हम बात करते हैं। कानून और नीतियां सभी व्यक्तियों पर लागू हों। देखिए, न्यायपूर्ण बंटवारा के तहत पहला बिंदु है कि चाहे कानून हो चाहे नीतियां हो, सभी वर्गों पर लागू हों। दूसरा बिंदु न्यायपूर्ण बंटवारे के तहत कि समाज में जो व्याप्त हैं असमानताएं हैं, समाज में व्याप्त असमानताएं जो हैं, उनको असमानताओं को समाप्त करने के लिए समाज के कुछ संसाधनों का पुनर्वितरण, असमानताओं को समाप्त करने के लिए कुछ संसाधनों का पुनर्वितरण, फिर से बांटना। अब ये पुनर्वितरण कैसे हो सकता है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। पुनर्वितरण की बात करें तो भारत में एक प्रयास ऐसा ही किया गया था, जब जमींदारों के पास, जिनके पास बड़ी बड़ी भूमि थी, उनसे ज़मीन लेकर किसानों को दिया गया। प्रश्न ये था कि किस जमींदार से कितनी ज़मीन और क्यों। 1000 एकड़ किसी के पास है तो उससे 100 एकड़ लिया गया, किसी के पास 500 एकड़ है तो उससे 50 एकड़ लिया गया, किसी की ज़मीन शहर के निकट थी तो उससे थोड़ा लिया गया क्योंकि महंगी ज़मीन थी, किसी की ज़मीन शहर से बहुत दूर थी तो उससे ज़्यादा ज़मीन ली गई और किसान को दी गई। शहर के पास की मिली हुई ज़मीन से, छोटी ज़मीन से ही किसान संपन्न हो गया, शहर से दूर मिली बड़ी ज़मीन से भी किसान विपन्न ही बना रहा। तो ऐसे बड़े बहुत सारे मुद्दे आते हैं। लेकिन ये तय है कि पुनर्वितरण आवश्यक है, चाहे वो धन का हो, अर्थ का हो, संपत्ति का हो। तो लेकिन कितना और किस चीज़ का पुनर्वितरण ये न्यायपूर्ण हो और किस चीज़ का हो, ये इस पर सोचा जाए। तीसरा बिंदु है प्रत्येक व्यक्ति अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकें, अर्थात न्यायपूर्ण बंटवारे के तहत ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर व्यक्ति प्रयास कर सके। हर व्यक्ति को प्रयास तभी करेगा जब उसको मौका मिले, उसका जो लक्ष्य है उसको पाने में सफल हो या ना हो, पर प्रयास के जो द्वार हैं वो उसके लिए खुले रहें। और अंतिम है कि हर व्यक्ति अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को व्यक्त कर सके। अभिव्यक्ति का अधिकार या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो न्यायपूर्ण बंटवारा उसे ही कहा जाएगा जिसमें ये 4 तत्व निहित हों। कानून और नीतियाँ निष्पक्ष, असमानताओं हेतु समाज के संसाधनों का पुनर्वितरण, तीसरा अवसर, प्रयास के द्वार खुले हों, और चौथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति का मौका। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अभिव्यक्ति करने
अभिव्यक्ति करने की सुविधा ही नहीं है, तो ऐसा ना हो, तभी वह न्यायपूर्ण बंटवारे के तहत माना जाएगा।